प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6वीं यूनिट में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में नीति आयोग, योजना आयोग व भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया है। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से सीखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर किया करें। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु 1 जनवरी 2025 से लेकर के 5 फरवरी 2025 तक हमारे चैनल के माध्यम से क्विज का आयोजन किया जा रहा है। तो इससे संबंधित सूचना चैनल पर दी गई है विस्तार से। आप कम्युनिटी में जाकर के उसको देख सकते हैं और सभी लोग क्विज से जुड़े ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से हो जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में सीखने से पहले आपको अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र का अंतर समझ लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इनके व्यवहारिक प्रयोग इन सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में देखते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बात करते हैं आर्थिक विकास की प्रणालियां। तो निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष सरकार व राज्य के हस्तक्षेप या फिर भूमिका के आधार पर आर्थिक विकास की प्रणालियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर तीनों प्रणालियाँ एक साथ दी हुई है, इनका आप तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो एक एक का पहले अध्ययन करते हैं, इसके बाद तीनों की आपस में तुलना हो जाएगी। पहली जो आर्थिक विकास की प्रणाली है वह है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। कौन सी है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे राज्य अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। राज्य व्यवस्था इसलिए क्योंकि इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण होता है, इसलिए इसको राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता है, जो भी होता है सार्वजनिक होता है, वह सरकार के अंडर में आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। दूसरी है, इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण पर राज्य सरकार या फिर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण रहता है। इसके बाद है उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण। जो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती है, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। किसी की कोई निजी फैक्ट्री नहीं होती है, सभी को सरकार के अंडर में कार्य करना पड़ता है और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाएं चला करके ही की जाती है। चाहे स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, कुछ भी होता है, सब सरकार, कृषि, वो भी सब सरकार के अंडर में होती है, सरकार के अंडर में काम करना होता है। सारी चीज़ें सरकार की होती हैं, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद इसमें आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं सरकार द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। कोई खेती करता है तो उसका व्यक्तिगत खेत नहीं होता है, सबको कार्य करना होता है और सबके खाने पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। पूर्व सोवियत संघ इसका उदाहरण है, पूर्व सोवियत संघ रूस और चीन। वैसे तो अब अगर बात किया जाए तो अब निजी अर्थव्यवस्था का युग है और धीरे धीरे जो अपने आप को
समाजवादी देश कहते हैं, उनकी विचारधारा धीरे धीरे कमजोर हो रही है और समय के साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में छा रही है। बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। इसमें इसे बाजार अर्थव्यवस्था या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का नियंत्रण बहुत ही कम होता है और यहाँ की अर्थव्यवस्था जो होती है उस पर जो है निजी क्षेत्र का योगदान होता है और निजी क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही इसको नियंत्रित किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार की कोई खास भूमिका नहीं होती है, बाजारी शक्तियों का नियंत्रण यहाँ पर होता है। इसके बाद है उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। पहले में जो केंद्रीकृत व्यवस्था में आपने देखा था, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, किंतु यहाँ पर उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। इसके बाद है आर्थिक निर्णय निजी क्षेत्रों द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से है, अगर किसी ने कोई फैक्ट्री खोली है, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसका उद्देश्य जन कल्याण नहीं होगा, बल्कि उसका उद्देश्य होगा कि कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। तो इनका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। इसके उदाहरण है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। न्यूजीलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। इसके बाद आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसे दोहरी अर्थव्यवस्था इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद है इस अर्थव्यवस्था में बाजारी शक्तियों का तो नियंत्रण होता है, किंतु सरकार द्वारा नियम और कानून बनाए जाते हैं और सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून के अनुसार ही बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है। इसके बाद है उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और निजी क्षेत्र पर सरकार द्वारा लाइसेंस के माध्यम से वह टैक्स लगा करके और उन पर उनसे पैसे धनी प्राप्त करके जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण तथा अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। आर्थिक क्रियाएं निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सक्रिय होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भारत है और अन्य उदाहरण मलेशिया, इंडोनेशिया आदि हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं: केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहली अर्थव्यवस्था है इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार या फिर सरकार की ही किसी संस्था का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी में अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई खास भूमिका नहीं होती, निजी क्षेत्र की यानी बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बाजारी शक्तियों का नियंत्रण तो रहता है लेकिन नियम कानून सरकार द्वारा ही बनाए जाते हैं और उसी को सबको फॉलो करने पड़ते हैं। उत्पादन के साधनों पर यहाँ पर सरकार का नियंत्रण होता है, यहाँ पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है और यहाँ पर सरकार एवं निजी दोनों का नियंत्रण होता है। इसमें आर्थिक निर्णय जन कल्याण को लेकर के लिए किए जाते हैं, यहाँ पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, और भारत जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में अधिकतम लाभ भी प्राप्त करना है और जन कल्याण भी करना है। इसके बाद आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती हैं, इसमें निजी क्षेत्र में और भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सक्रिय होती हैं, क्योंकि भारत मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है और सभी के उदाहरण आपने देखा है। इसके बाद एक और अर्थव्यवस्था है जिसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें जिसमें
विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, आयात निर्यात नहीं होता, जो भी होता है सब देश के अंदर ही होता है। आर्थिक गतिविधियां देश के अंदर तक ही सीमित रहती हैं। तो वर्तमान समय में ऐसे बहुत कम देश मिलेंगे, क्योंकि कोई ऐसा देश नहीं बचा है कि अपने आप पे सक्षम हो, उसको आयात निर्यात ना करना पड़े। तो ऐसे उदाहरण बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। मुझे तो लगता है कि कोई भी नहीं मिलेगा जो बंद अर्थव्यवस्था वाला देश हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़े मात्रा में हो या फिर अधिक मात्रा में हो, सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार में सभी देश सक्रिय रहते हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर दोहरी अर्थव्यवस्था। इसी तरह से कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर बाजारी शक्तियों पर नियंत्रण सरकार नियम कानून बना करके करती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। कहाँ पर उत्पादन एवं किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी तथा सरकार दोनों की भूमिका होती है? तो इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय अधिकतम जन कल्याण एवं अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक क्रिया निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सक्रिय होती हैं किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देशों में? तो इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इतना ही पर्याप्त है आपकी परीक्षा के लिए। आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है और भारत में या फिर अन्य देश में अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्य रूप से 3 भागों में, लेकिन तीसरे भाग का विस्तार करके 2 सेक्टर और बनाए गए हैं, चतुर्थक और पंचम। तो यहाँ पर 5 अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर हैं इसको आप विस्तार से देखेंगे। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि एवं पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इस क्षेत्र में लगे श्रमिक, प्राथमिक क्रियाओं में जो श्रमिक लगे हुए थे उनको लाल कॉलर श्रमिक, रेड कॉलर लेबर या फिर रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये व्यवसाय ऐसे हैं जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, चाहे मत्स्य पालन हो या फिर कृषि हो या पशुपालन हो, ये सभी जो है सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं। और द्वितीयक क्षेत्रों में क्या होता है? जो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, इसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। विनिर्माण क्षेत्र भी कह सकते हैं। विनिर्माण एवं निर्माण उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, गैस, जल विद्युत आपूर्ति द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। मित्रों, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूती वस्त्र उद्योग है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन जब कपास उत्पादन की बात करेंगे तो वह प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र की जो चीज़ें हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती हैं। तो कपास का उत्पादन करना, कपास उगाना यह प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन कपास से कपड़ा तैयार करना द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह से खनन करना प्राथमिक क्षेत्र है और खनन करके कच्चा लोहा निकाला जाता है। इसके बाद जब उस लोहे को स्टील प्लांट में लगा दिया जाता है और उससे तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद अगला है, इसमें जो कुशल श्रमिक होते हैं द्वितीयक क्षेत्रों में फैक्ट्री में 2 तरह के लोग कार्य करते हैं। एक तो व्हाइट कॉलर श्रमिक, इसको सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहा जाता है।
ये उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न तो जो कुशल श्रमिक हैं, पढ़े लिखे योग्य हैं, उनको जो है सफ़ेद कॉलर श्रमिक, और जो उत्पादन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से जो कार्यकर मजदूर के रूप में जो कार्य करते हैं, उनको नीला कॉलर श्रमिक, ब्लू कॉलर लेबर कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र या फिर सर्विस सेक्टर कहा जाता है। इसमें व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, संचार, भंडार, वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, और इसके बाद शिक्षा भी आता है इसमें, बीमा, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा तथा अन्य सेवाएं इसमें आती हैं। और भारत की अगर बात किया जाए तो इन सभी क्रियाओं में भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वह सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र से भारत को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है। इसके बाद आता है चतुर्थक क्षेत्र। यह तृतीय क्षेत्र का ही उन्नत रूप है। मुख्य रूप से 3 ही आर्थिक क्रियाएं मानी जाती हैं, लेकिन चतुर्थक और पंचम भी इस समय आर्थिक क्रियाएं अलग से डिवाइड कर दी गई हैं। तो यह तृतीयक क्षेत्र का ही उन्नत रूप है। इसमें ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित सेवाएं आती हैं। वर्तमान समय में सूचना आधारित सेवाओं की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इस प्रकार से सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का अध्ययन करना तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात करते हैं पंचम क्षेत्र की। पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, यह क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित होता है। इसमें लगे लोग अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं। ये अपने क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में लगे लोगों को गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः उच्च स्तर के अधिकारी, कंपनियों एवं व्यवसायों के उच्च प्रबंधक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय प्रबंधक, कानूनी सलाहकार इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो मित्रों, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपने अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास की प्रणालियाँ एवं मुख्य रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से सीखा है। आज की इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आप विस्तार से सीख सकें। तो इसलिए केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था को आपने समझा, पूंजीवादी को भी समझा और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से सीखा। मित्रों, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के पास 2 ऑप्शन थे। या तो भारत केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था को अपना ले और या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना ले। उस समय केवल 2 ही शक्तियां विश्व में थी और दोनों की विचारधारा थी। एक था पूंजीवादी अमेरिका और दूसरा साम्यवादी या फिर समाजवादी रूस था। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो दोनों गुटों द्वारा भारत को अपनी तरफ जो है आकर्षित किया जा रहा था कि भारत हमारी तरफ गुट में शामिल हो जाए। किंतु भारत के जो नीति निर्माता थे या फिर संविधान निर्माता थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत किसी गुट में शामिल होकर के और पुनः कहीं गुलाम ना हो जाए या फिर पुनः जो है परतंत्र ना हो जाए। इस कारण से भारतीय जो नीति निर्माता थे, संविधान को निर्माण करने वाले लोग थे, उन्होंने किसी भी गुट के साथ जाना और किसी की विचारधारा को भी पूर्णतः स्वीकार करना उचित नहीं समझा। भारत ने एक नई अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था में बहुत सारे गुण दोष थे, इसी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारे गुण दोष थे। तो भारत ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के दोषों को त्याग करके और दोनों के गुणों को लिया तथा अपने देश के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था की यदि मैं बात करूं तो ज़्यादा मत जाइए, आप केवल एक परिवार की बात कीजिए। बड़े परिवार का मैं विरोधी नहीं हूं, बस एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बड़े परिवार में क्या होता है, जहां पर पूरा खानदान चलता है, वहां पर 1 लोग कमाने वाले होते हैं, बाकी 50 लोग खाने वाले होते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो भी
कार्य होता है वो सब परिवार के एक मुखिया के द्वारा ही उसको सभी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, और जो भी कार्य करने के सभी लोग कार्य करते हैं और सभी की खाने पीने की व्यवस्था एक परिवार के मुखिया के द्वारा की जाती है। तो उस समय बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इतने लोग कार्य करने वाले हैं, यदि एक लोग दो लोग या फिर हम कार्य नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा, खाना पीना तो मिल ही रहा है। तो एक तो ये व्यवस्था है। दूसरी अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती है निजी क्षेत्र को, मतलब कितना जितना काम करोगे जितना पैसा कमाओगे तुमको खुद को ही लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि लोग कार्य करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ताकि वह अधिक से अधिक लाभ हो प्राप्त कर सकें। तो केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था की अच्छाई भी है, क्योंकि पूरे समाज का ध्यान रखा जाता है। बुराई ये है कि समाज कार्य नहीं करना चाहता, सब सरकार के अंडर में छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से पूंजी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो भी आर्थिक गतिविधियां होती है निजी लाभ के उद्देश्य से होती हैं, और इसमें जनता के कल्याण की बात नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जो पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, उसको लाभ चाहिए होता है। तो भारत चाहता था कि भारत दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को स्वीकार करके आगे बढ़े तथा भारत का विकास करे। तो भारत ने ऐसा किया भी। इस प्रकार से भारत ने दोहरी अर्थव्यवस्था अपनाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, और भारत का जो है विकास होता गया। पहले क्या था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था से प्रेरित थी। शुरू शुरू में केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था से प्रेरित थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। सरकार द्वारा पहले आज़ादी के टाइम जो है निजी क्षेत्रों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे, जिस कारण से भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था। और इसके बाद धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था से आगे निकलते हुए, क्योंकि पहले केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के इसमें गुण ज़्यादा थे, सरकार का हर क्षेत्र में नियंत्रण ज़्यादा मात्रा में होता था, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे अपने नियंत्रण को कम किया है, और भारत की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। और भारत एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चाहे जितनी ही बुराइयां हों, चाहे जितनी भी जो भी हो, लेकिन जो भी बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े पूंजीवादी या फिर पैसे वाले देश हैं, वो जो है पूंजीवादी विचारधारा को ही अपना करके आगे बढ़े हैं। जो सबसे बड़ा नेता था केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का, जिसे सोवियत संघ रूस कहा जाता था, 1991 में सोवियत संघ रूस का भी विखंडन हो गया और लगभग 13-15 राज्य उसके बन गए। उन्होंने केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था को नकार दिया, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार एवं भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और धीरे धीरे उनके द्वारा भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रकार से आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का युग है। दुनिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आधार बना करके अपना विकास कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में जरूर शेयर करें। कल के वीडियो में गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में आप विस्तार से सीखेंगे। धन्यवाद।